राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू द ऑडिट एक्सेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डू द ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि हम शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे करते हैं। कैसे जब भी कोई ऑडिटर आते हैं और शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे किया जाता है। सबसे पहले सिंपल से प्रोसीजर है कि कैपिटल रिकन्सिलेशन करेंगे। वो आपके कितनी लास्ट ईयर की कैपिटल कितनी थी मेरी, और इस साल की कैपिटल शेयर कैपिटल कितनी है। अगर तो कोई लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल लेंगे और इस साल के फाइनेंशियल से उसको मैच कर लेंगे। अगर तो कोई चेंज है तो चेंज कर वो आपसे चेंज के फॉर्म्स लेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कैपिटल चेंज क्यों आया, उसके एविडेंस मांगेंगे आपसे। तो सबसे पहले एक तो सेकंड वो लिमिट्स वेरिफिकेशन करेंगे। लिमिट्स वेरिफिकेशन करेंगे मतलब कि जो मेरी पेड अप शेयर कैपिटल है ये कभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये पेड अप शेयर कैपिटल हमेशा कम रहनी चाहिए ऑथराइज शेयर कैपिटल से। तो ये कम है कि नहीं ये भी वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट वो वेरीफाई करेंगे कि अगर कोई चेंज आया है शेयर कैपिटल में। मान लो लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल थी में थी 15 लाख 1 लाख रुपए, ठीक है, और इस साल हो गई है मेरी 2 लाख रुपए। तो 1 लाख का चेंज आया है मेरे शेयर कैपिटल में। तो 1 लाख का चेंज आया जो मेरे न्यू शेयर कैपिटल में, उसके क्या रीजंस थे। तो उसके लिए मेरे को अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बढ़ाई होगी मैंने। तो उसके लिए ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज़ की। तो वो आपसे मांगेंगे मुझे SH7 ला के दो, SH7 ला के दो, और INC33 ला के दो। MOA में भी चेंज किया होगा क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो मेरे MOA में भी चेंज होता है। तो आप आपसे चेंज MOA भी मांगेंगे। इफ पेड और ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, इट मीन्स मैंने न्यू कैपिटल इशू करनी होगी। तो जब न्यू कैपिटल इशू करनी होगी तो पेड अप शेयर कैपिटल भी मेरी इंक्रीज होगी। तो जब मैं पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज करूँगा तो मैं पास 3 फाइल करूँगा। तो ये भी उससे पास 3 फॉर्म में मांगेंगे। इट मीन्स जब मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो मेरे से SH7 मांगेंगे, INC33 मांगेंगे, और जब मेरी पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो मेरे से पास 3 मांगेंगे वो, ठीक है। और ये देखेंगे कि इफ़ द शेयर्स आर इशूड टू नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट को शेयर इशू हो गए हैं तो क्या वो FDI के कंप्लाइंस भी करते हैं कि नहीं करते। एज़ पर कंपनी लॉ FDI की कंप्लाइंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या कंप्लाइंस भी करते हैं कि नहीं करते। तो ये सब इसका वो पूरी डिटेल मांग लेंगे। जब भी आप ऑडिट करने जाओ तो इन सब की, जब भी शेयर कैपिटल का ऑडिट करो तो इन सब ये सबको आपने इन सब की डिटेल मांगनी है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अपना शेयर इशू। अगर तो शेयर मेरे प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो सिंपल सी बात है, वो सेक्शन 52 कहता है कि व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्राइस एक्सीडिंग देयर फेयर वैल्यू। इट मीन्स मान लो शेयर की क्या कहते हैं फेयर वैल्यू थी 100 रुपये, लेकिन शेयर इशू हुए हैं सॉरी फेस वैल्यू थी 100 रुपये, लेकिन शेयर इशू हुए हैं 200 रुपये। तो 100 रुपये प्रीमियम हो गया मेरा। तो जो 100 रुपये प्रीमियम हुआ वो ये कहता है कि आपको इस प्रीमियम को कैसे यूज़ करना है। अगर मेरा प्रीमियम मैंने आया है तो इसका यूज़ कैसे करेंगे उस सिक्योरिटी प्रीमियम का। इट मीन्स जो मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं पर शेयर, मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा। तो ये रहा वेरीफाइड दैट दी प्रीमियम अकाउंट रिसीव स्ट्रिक्टली क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नॉट रिकॉग्नाइज रेगुलर रेवेन्यू ना रिकॉग्नाइज किया हो। तो अब इसको एप्लीकेशन कैसे करना है। इट मीन्स एप्लीकेशन का मीन्स यूज़ कैसे करना है, इस प्रीमियम को यूज़ कैसे करेंगे। या तो मैं उस प्रीमियम का क्या करूँगा, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकता हूँ, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, राइटिंग ऑफ कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कर सकता हूँ, प्रोवाइडिंग प्रीमियम फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकता हूँ, और फंडिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर कर सकता हूँ। यानी कि अपने शेयर प्रीमियम का यूज़ मैं इन्हीं 5 कामों के लिए कर सकता हूँ। अदरवाइज और कहीं भी मैं अपने शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का कहीं भी मैं यूज़ नहीं कर सकता इन्हीं 5 कामों के अलावा। पहले क्या था, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। सेकंड था राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव, राइटिंग ऑफ कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, और प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड फंडिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स।
इन 5 कामों के लिए मैं अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैं अपने शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू कर सकता हूँ? डिस्काउंट पे मीन्स कि मेरी फेस वैल्यू है शेयर्स की 10 रुपये, लेकिन क्या मैं शेयर को 5 रुपये इशू कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं कर सकते आप। ये कंपनी लॉ आपको रिस्ट्रिक्ट करता है ऐसा करने से। कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट ए डिस्काउंट। एनी शेयर इशूड एट ए डिस्काउंट शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड, यानी कि वो माना जाएगा कि वो शेयर इशू नहीं हुआ, वो शेयर ही नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अब इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं एज़ पर फिर सेक्शन 54। इसको डिटेल में मैं आपको आगे में बताऊंगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं और कैसे इशू होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ऑडिट एक्सेस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। तो तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि ऑडिट एविडेंस चेकलिस्ट। नेक्स्ट टाइम इसमें देखते हैं जब भी नए शेयर इशू होते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर प्राइवेट कंपनी में न्यू शेयर इशू होते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ये तो वैल्यूएशन रिपोर्ट देखनी है। पहले तो आपने कंपनी से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो। ठीक है कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट दे दिए जो हमें, क्या उसी प्राइस पे शेयर इशू हुआ है वो मैच करो उससे। दूसरा एमओयू एग्रीमेंट भी होगा जिसको मैंने शेयर इशू किए हैं, तो उससे मेरा एमओयू एग्रीमेंट भी हो, वो एग्रीमेंट भी आपसे ले लिए। क्या वो एमओयू एग्रीमेंट में जो कंडीशन लिखी हुई हैं, जो ट्रांचेस में शेयर इशू लिखे हुए हैं उसी ट्रांचेस में इशू हुए हैं कि नहीं हुए। यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांच 1 में मैं इशू करूँगा 1 लाख शेयर, ठीक है, और ट्रांच 2 में इशू करूँगा कि 2 लाख शेयर। तो ये ऐसे इशू हुए हैं कि नहीं हुए। ट्रांच 1 का होता है तो ये पहली बार, फिर ट्रांच 2 मतलब दूसरी बार में। ऐसे कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि ट्रांचेस बना लेती हैं कि 3 महीने बाद इतने शेयर इशू होंगे, फिर 1 साल बाद इतने शेयर होंगे, 2 साल बाद इतने शेयर इशू होंगे। छोटी छोटी कंपनियां जब बड़ी एमएनसी कंपनी जब छोटी कंपनियों को लेती हैं तो ऐसे ही ट्रांचेस में शेयर लेती हैं। पहले 25% ले लेंगी, फिर नेक्स्ट ईयर में आपको वो 50% ले लेंगी, नेक्स्ट ईयर में आपको पूरा 100% ले लेंगी। तो एमएनसी कंपनी छोटी कंपनियों को ऐसे ही खरीद देती हैं। पहले एसोसिएट बनाया, देन सब्सिडरी बना लेती हैं। फिर जब शेयर ट्रांसफ़र होंगे तो SH4 भी लिया जाएगा। SH4 तब लिया जाता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जब मेरा प्राइवेट कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब शेयर ट्रांसफ़र करता है तो वो SH4 भर के देता है सामने वाले शेयर होल्डर को। शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म होता है ये, इस पर स्टैंप भी लगती है। तो SH4 कहाँ है? SH4 भी कंपनी से लीजिए जब भी शेयर ट्रांसफ़र हुआ हो। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें और MCA पे फाइलिंग भी यू होगी, और बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह तो आपने लेने ही लेने हैं। ये सारे प्रोसीजर थे जब आप शेयर प्राइवेट कंपनी में शेयर इशू करते हैं। तो ये क्या क्या हम चीज़ें चेक करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि कंपनी ने ESOP इशू कर रखे हों। ESOP मीन्स कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये नॉर्मली एम्प्लॉयज़ को इशू करने होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यानी कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक एग्रीमेंट बना दूंगा, बना दूंगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कि तू मेरे साथ 2 साल काम करके रहे तो मैं तेरे को अपनी कंपनी के 1000 शेयर दूंगा 10 रुपये पे। यानी कि मैं उससे 2 साल बाद 10,000 पे ले लूँगा। कंडीशन यही है कि आपने मेरी कंपनी में 2 साल काम करना है या 5 साल काम करना है, ऐसा एग्रीमेंट बन जाता है। और फिर आपको 1000 शेयर 10,000 पे में दे 10,000 शेयर 10 रुपये के पर शेयर के हिसाब से 10,000 में दे देंगे। अब उसकी फिर अब जब मार्केट में उसे बेचने जाओगे तो उसकी फेयर वैल्यू शेयर मान लो 200 रुपये पर शेयर है, तो उसने तो एक शेयर 10 रुपये का लिया और फेयर वैल्यू उसकी 200 रुपये है। जब भी कंडीशन पूरी करके बेचने जाएगा तो 190 रुपये पर शेयर का उसे कैपिटल गेन भी मान सकते हो उसे, या फिर बेनिफिट हो
जाएगा। तो ये बेनिफिट का मतलब तभी होगा जब वो मेरी कंडीशन पूरी करेगा, यानी कि मेरी कंपनी में 5 साल काम करेगा या 2 साल काम करेगा, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंडीशन होगी। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये शेयर मैं अलग अलग से निकाल के रख लूँगा और इसकी कॉस्ट मैं हर साल अपनी बुक्स में बुक करता रहूँगा। यानी कि अगर मेरे को 5 साल का अगर मान लो कंडीशन है 10 साल की, तो मैं 190 रुपये पर शेयर मैंने इशू करना है इंटू 10, मान लो 1000 शेयर्स हैं तो ये कितने हो गए, 19 1 2 3 4 1,90,000 होगी। 10 साल की कंडीशन है तो मैं ये 19,000 का एक्सपेंस अपनी बुक्स में P&L में हमेशा डेबिट करता रहूँगा। तो ये भी एक बनाया का मेरा एक्सपेंस हुआ, तो इसको ईसॉप एक्सपेंस बोलते हैं, जो P&L में डेबिट होता रहता है। तो जब भी एम्प्लॉइज़ मेरी कंडीशन पूरी कर देगा मैं उसको शेयर इशू कर दूंगा 10 रुपये के हिसाब से, जो कि 200 रुपये का होगा, 190 रुपये उसे फ़ायदा हो जाएगा। तो अब इसका ये प्रोसीजर चलता कैसे है कंपनी में और इसका हमने चेक कैसे करना है। सबसे पहले वेरीफाई करना है कि एम्प्लॉई के एक वेरीफाइड डेट द ईसॉप स्कीम बनती है कि क्या उसमें कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं, कौन से कम एम्प्लॉई नंबर ऑफ़ शेयर इशू, ठीक है, और एम्प्लॉई की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन कौन से एम्प्लॉई एलिजिबल हैं, कंडीशन क्या रहेगी अगर उसकी। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉई स्कीम में, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम में लिखी होती हैं। वो स्कीम बोर्ड अप्रूवल करता है, अपने शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। तो ये आपने स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी से मांग लेना है। इस सबसे पहले आप एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम मांगिए कि आप एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम लीजिए और स्पेशल रेजोल्यूशन मुझे ला के दीजिए, ठीक है। और दूसरा उसमें ग्रांट लेटर होगा। ग्रांट लेटर मीन्स जब भी मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बताऊंगा कि ये शेयर आपको इतने 10,000 शेयर आपको मिल जाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स, जब आप यहाँ पे पूरी कंडीशन, मेरी कंडीशन पूरी कर दो, यानी कि 5 साल यहाँ जॉब कर दोगे। तो मैं उसी ना क्या कहूँगा, आज की डेट में अगर खड़ा हूँ तो मैं उसको एक ग्रांट लेटर दे दूँगा। ये लो ग्रांट लेटर, आज के 5 साल बाद मैं आपको 5 साल बाद 10,000 शेयर आपको 10 रुपये के शेयर इशू दूंगा। तो ये ग्रांट लेटर होता है। तो ग्रांट लेटर भी आपने लेना है। सबसे पहले लेना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर ग्रांट लेटर लेना है। ग्रांट लेटर हर एक एम्प्लॉयज़ का आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब कंपनी ने प्राइस क्या डिटरमाइन किया, ये भी आपने देखना है, कितना प्राइस डिटरमाइन किया, यानी कि मैं एम्प्लॉय से कितने रुपए में लेने वाला हूँ। मैं 10 रुपये का शेयर मान लो उस टाइम हो गया 200 रुपये का शेयर, जब मेरी कंडीशन पूरी हो चुकी होगी। तो अभी तो मैं 10 रुपये ले रहा हूँ ना कंपनी से, ये अभी डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये भी आपने देखना है कि अभी मैं कितने पैसे ले रहा हूँ, क्या वो ग्रांट लेटर में लिखा हो उससे मैच करता है कि नहीं करता हुआ। तो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कौन सा है। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है कि कितने साल की कंडीशन है, कितने साल जॉब करनी है, यानी कि कितने साल जॉब करनी है। जॉब भी हो सकती है और मान लो प्रॉफिट की कंडीशन भी हो सकती है। अगर कि मान लो मेरा प्रॉफिट, मैं कहता हूँ प्लस, अगर मेरा प्रॉफिट ग्रोथ मेरी 20% से ज़्यादा हो गई अगले साल, तो मैं आपको इतने शेयर इशू कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन भी, कोई भी कंडीशन में क्या कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जा सकता है, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो, हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाएं। तो इसके लिए भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है। तो अब वेरीफाइड दैट द शेयर इशूड अपॉन एम्प्लॉय फॉर्मल एक्सरसाइज, यानी कि जब मान लो 5 साल बाद मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने आपके साथ जॉब कर ली, तो आप मेरे को अपने शेयर दो। वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, यानी कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 10 रुपये देकर अपने 1,000 शेयर आपसे आप कंपनी से ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब मैं 5 साल की जॉब कर चुका हूँ। तो उस जब भी एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन होगा मेरे पास, कि मेरे पास ऑप्शन है, अब मेरे साथ 10 रुपये के हिसाब से आप 10,000 पे लीजिए। अब मैं इन शेयर को 1,000 शेयर को मार्केट में 200 रुपये पर शेयर पर बेचूंगा और मेरे को 190 रुपीज़ पर शेयर का बेनिफिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। जब कंडीशन पूरी हो चुकी है तब एम्प्लॉय आता है आपके पास।
अब वो शेयर मेरे एम्प्लॉय, अगर मान लो वो कंडीशन पूरी नहीं करता, एक सेकंड के लिए मान के चलो कि नो कंडीशन सेटिस्फाइड, तो क्या होगा इस शेयर का? तब वो शेयर पेपर, तो शेयर सिर्फ पेपर ही रहेंगे। ये शेयर शेयर तभी बनेंगे जब मेरी कंडीशन पूरी होगी। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो कोई भी कोई भी वो पेपर का टुकड़ा, मतलब वो पेपर का टुकड़ा ही रहेगा हमेशा, वो कभी भी शेयर नहीं बनेगा जब तक मेरी कंडीशन पूरी नहीं होती तब। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग भी होगी। अकाउंटिंग कैसे होगी? अकाउंटिंग सिंपल सी बात है, आपको फेयर वैल्यू इंटरेस्टिंग वैल्यू पे कंपनसेशन कॉस्ट, मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि जो मेरा मान लो फेयर वैल्यू है 200 रुपये, ठीक है, मैं आज डिटरमाइन करता हूँ 5 साल बाद इसकी मेरे शेयर की वैल्यू होगी 200 रुपये, लेकिन मुझे देना पड़ेगा एम्प्लॉय को 10 रुपये में। क्यों? क्योंकि वो 5 साल मेरे यहाँ जॉब करके गया, मैंने यही कंडीशन रखी थी। तो 190 रुपये तो मेरी कॉस्ट होगी, मैं उसे 200 की चीज़ 10 रुपये में दे दूंगा अपने एम्प्लॉय को, तो 190 रुपये मेरी कॉस्ट होगी। 190 इंटू 1000, मैं आपको बताया था ना, ये डिवाइडेड बाय 10, 10 साल जो जॉब की कंडीशन है, तो कितना हो गया ये? 1,90,000। 1,90,000, 10 साल जॉब करके गया तो 19,000 पर ईयर मेरी कॉस्ट हो जाएगी। इसको मैं पी एंड एल में डेबिट करता रहूँगा, तो ये मेरी कंपनसेशन कॉस्ट अपने पी एंड एल में चेक करता रहूँगा। ये सारी चीज़ें चेक करने पड़ती हैं मेरे को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के प्लान के अंदर। अब नेक्स्ट मैं आपको ऊपर बताया था कि स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर आर इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों? जो मैं अपने डायरेक्टर को इशू करता हूँ, जो ऐसे शेयर जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को इशू किए जाते हैं अदर देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है, ये अदर देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, जो डिस्काउंट में भी इशू कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपना मेरे को अपना ज्ञान मेरे को दे रहे हैं, ज्ञान मतलब कि नो हाउ दे रहे हैं, कुछ ऐसा जानते हैं वो जो मार्केट में नहीं, किसी को नहीं पता, या फिर कोई ऐसा उन्होंने पेटेंट का फॉर्मूला उनके पास है, पेटेंट है या फिर फॉर्मूला है किसी चीज़ का जो मेरे को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, उनके बदले में उनको अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को ये सेट इक्विटी शेयर्स दे दूंगा, आप मेरे शेयर ले लीजिए, आप मेरे को ये पेटेंट या फॉर्मूला बता दीजिए, ठीक है। और ये वैल्यूडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू इट्स डायरेक्टर वाई वाटर नेम कॉलेड, यानी कि मेरी कंपनी में जो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है वो उसकी उसी वैल्यू को के बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स अपनी जो भी डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा उसको दूंगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें आपको ऑडिट कैसे करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। सबसे पहले आपने देखना है ऑथराइजेशन चेक करनी है कि दिस इशू मस्ट बी ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन ले लेना है कंपनी से, मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन दिखाइए कहाँ है जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है। और रेजोल्यूशन मस्ट बी, रेजोल्यूशन में आपको ये मस्ट बी स्पेसिफाई होना चाहिए, जो रेजोल्यूशन आपने लिया उसमें क्या नंबर ऑफ़ शेयर्स लिखे हुए हैं, कि करंट मार्केट प्राइस भी लिखी होगी, कंसिडरेशन लिखा होगा, मैं कितने पे अपने एम्प्लॉय से लेने वाला हूँ, ठीक है। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि अगर मेरा MGT 14 फाइल होना था, MGT 14 होता है कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन जब मैं अपनी कंपनी में पास करता हूँ तो उसके बाद मेरे को MGT 14 फाइल करना होता है ऑन NCA पोर्टल, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या वो MGT 14 फाइल हो गया कि नहीं हुआ आफ्टर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये भी चेक करना पड़ेगा जो मेरे उसके राइट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं उस स्वेट इक्विटी शेयर्स की, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, यानी कि वो मस्ट बी आइडेंटिकल टू दोस एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, यानी कि जो मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं उसी के सेम राइट होने चाहिए, सेम लिमिटेशन होनी चाहिए, सेम ही रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग जो मैंने पहले से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में आप अपने शेयर होल्डर को। ये सारी चीज़ों को आपको चेक करके चलना है फॉर द पर्पस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स।
नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि प्रेफरेंशियल शेयर के केस में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको उनके पास जाऊंगा ऑफर लेटर लेके। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनको मैं क्या करूंगा, ऑफर लेटर दूंगा कि आप मैं आपको इतने में शेयर, इतने शेयर, नंबर ऑफ शेयर जिसमें मेंशन होगा और प्राइस मेंशन होगा कि मैं आपको इतने शेयर इशू करना चाहता हूँ इतने प्राइस पर, क्या आप लेने के लिए तैयार हो। तो शेयर होल्डर या तो एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। तो यही सब उसको मैं बोलता हूँ प्रेफरेंशियल शेयर, यानी प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं जिसको। इट मीन्स शेयर इशूड टू द शेयर इशूड टू द selected group of investors on priority basic। इसका मीनिंग होता है ये प्रेफरेंशियल शेयर इशू का। अब इसका ऑडिट कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन होता है। प्रायोरिटी बेसिक पे मेरे प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, और शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। और यानी कि ये सारा इसमें इंक्लूड होता है। अब इसका ऑडिट कैसे करना है जो प्रेफरेंशियल इशू का, सिंपल सी बात है, आप पहले बोर्ड अप्रूवल लीजिए। बोर्ड अप्रूवल लेंगे, पहले बोर्ड रिकमेंडेशन फॉलोड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन लीजिए। कंपनी को कहिए आप दिखाइए मेरे को इस पर स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ है, आप मुझे दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बोर्ड मीटिंग्स क्या है, कॉपी ऑफ एसआर, MGT 14 लीजिए। मैं आपको बता रहा था ना पहले कि जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल मेरी किसी प्राइवेट कंपनी में पास होता है तो उसका MGT 14 फाइल होता है, जो कि ROC को फाइल करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको ये पास हुआ कि नहीं हुआ। पहला डॉक्यूमेंट आप SR लीजिए कंपनी से, दूसरा MGT 14 दिखाइए इसका कहाँ था, ठीक है। थर्ड आप PS 4 लीजिए, एप्लीकेशन इशू और एप्लीकेशन लेटर, यानी कि जो मैंने उसको ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर किस में देंगे, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पर बता रहा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है कि मैं इतने प्राइस पर शेयर इशू करना चाहता हूँ, क्या आप लेने के लिए तैयार हो। तो वो कोई तो फॉर्म देगा, वो फॉर्म देगा PS 4 लीजिए कंपनी से। थर्ड आप हमने क्या करना है, PS 4 लेना है, ठीक है। और से फिर आपने लेना है अलॉटमेंट मस्ट भी, जो अब मान लो लेने के लिए अगर रेडी हो गया तो अलॉटमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। वो फिर मुझे एप्लीकेशन मनी देगा अपनी, तो मैं उस एप्लीकेशन मनी के रिसीव होते ही विद इन द 30 डेज, विद इन 60 डेज सॉरी, मैं आप उसको शेयर इशू करने ज़रूरी हैं। तो ये पैसे आगे कि नहीं आगे ये भी आपने ट्रेस करना है फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। तो ठीक है, ये आपने अलॉटमेंट हुई है कि नहीं हुई ये भी चेक करना है, ठीक है। सेकंड उसमें क्या करना होता है कि जैसे ही अलॉटमेंट हुई तो वो क्या करेगा, विद इन दी 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट वो PS 3 फाइल करेगा, किसको, ROC को, MCA वेबसाइट पे। तो थर्ड डॉक्यूमेंट कहना है PS 3 लेना है आपने, ठीक है। ये फोर्थ डॉक्यूमेंट PS 3 ले लेना, फाइल PS 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद ROC विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। PS 3 आपने ले लेना है कंपनी से। फिर देखिए कि क्या वो उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो रिकॉर्ड कौन से फॉर्म में मेंटेन होगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा PS 5 में। तो PS 5 कंपनी से ले लेना है आपने। इस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके इन सारे डॉक्यूमेंट को लेके आप चेक कीजिए कि क्या इन डॉक्यूमेंट में जो वैल्यू आ रही है, जो शेयर्स आ रहे हैं, जो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर जो स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखा था वही इन फॉर्म्स में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये आपस में मैच भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे की आप वर्किंग पेपर बना लीजिए। बिग 4 भी ऐसे करता है, वर्किंग पेपर बना लेगा। PS 3 में ये लिखा हुआ था, PS 2 में ये लिखा हुआ था, PS 5 में ये लिखा हुआ है, और ये वर्किंग पेपर उसी एक्सेल शीट में अटैच कर देता है। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि शेयर कैपिटल डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले आपने
इट मीन्स हाउ टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं और क्या क्या शो करते हैं, हम इसको इट मीन उसको डिस्क्लोजर्स कैसे देते हैं, ये हम देखेंगे आगे। इसमें हम देखते हैं कि डिस्क्लोजर सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखानी है आपने, इशूड कितनी है, सब्सक्राइब्ड कितनी है, ये सारी वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स भी दिखानी है आपने। पहले सबसे पहले ऑथराइज दिखाओगे, इशूड दिखाओगे, सब्सक्राइब, फिर सब्सक्राइब दिखाओगे शेयर कैपिटल को। इनकी तीनों चीज़ें आपको शो करनी है। फिर एक रिकन्सिलेशन बनाना है कि रिकन्सिलेशन कैसे करना है कि बैलेंस एट द बिगिनिंग कितना था, ठीक है, और बैलेंस शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर्स बायबैक, हो सकता है बायबैक भी कंपनी ने कर लिया हूँ, और एट द एंड बैलेंस एट द एंड आ जाएगा। ऐसे आपको शो करना है शेयर कैपिटल को, ठीक है। उसके राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस भी दिखाने हैं कि राइट्स एंड किस शेयर के क्या राइट्स हैं, यानी कि कौन से किस कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, ये सारा आपको दिखा के चलना है। सिग्निफिकेंट होल्डिंग, यानी कि जिस शेयर होल्डर की होल्डिंग 5% से ऊपर होगी उसको मैं अलग से शो करूँगा, उसका नाम भी दिखाऊँगा, उसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी दिखाऊँगा, नंबर ऑफ, उसका नेम, उसका शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, अमाउंट दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखा के चलनी है। जिन शेयर होल्डर की होल्डिंग मोर देन 5% है उसको अलग से शो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आया, अथराइज इशूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें दिखाते हैं कि रिकन्सिलेशन दिखाते हैं, बैलेंस एट द बिगिनिंग कितना था, शेयर इशूड एट द शेयर इशूड ड्यूरिंग द ईयर कितना हुए, शेयर बायबैक कितने हुए, बैलेंस एट द एंड आ जाएगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर मेरे को नेक्स्ट कॉलम में दिखाना है राइट्स, किस शेयर के क्या राइट्स हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर के क्या राइट्स हैं, इक्विटी शेयर के क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी इनकी डिटेल मेरे को नेक्स्ट कॉलम में देनी है। फिर नेक्स्ट कॉलम में दिखाना है कि जिन शेयर होल्डर के पास 5% से ऊपर शेयर होल्डिंग है उनका नाम, उनके अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स, उनका अमाउंट मेरे को अलग से दिखानी होती है, ठीक है। और डिटेल ऑफ शेयर, और अगर वो मान लो डिस्क्लोज एग्रीगेट शेयर अलॉटेड टू कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि अगर मैंने बोनस शेयर इशू किए हैं तो उसका मुझे अलग से डिटेल देनी पड़ेगी 5 साल तक। ये 5 साल तक देनी है कि डिटेल, कि मुझे ये पूरी डिटेल मेरे को 5 साल तक देती रहनी है कि कितने शेयर इशू थे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने क्या कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए थे, ये आपको इसकी डिटेल पूरे 5 साल तक देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ऑडिट एक्सेस फॉर मोर सच कंटेंट। नेक्स्ट इसमें आता है कि कन्वर्टेबल शेयर्स, जो मान लो कोई शेयर, टर्म्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ एंड डिटेल ऑफ अनपेड कॉल्स, अगर कोई कन्वर्टेबल शेयर्स पड़े हैं मेरे को, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये है नेक्स्ट इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी, मैंडेटरी टेबल ऑफ शोइंग प्रमोटर नेम, प्रमोटर होल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है कि प्रमोटर का नाम क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसके पास, कितने परसेंट होल्डिंग आज की डेट में है और कितने परसेंट लास्ट ईयर से चेंज हुई है। ये आपको 4 कॉलम एक दिखाने पड़ेंगे, ऐसे 4 कॉलम बना के उसमें दिखाना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मान लो 25-26 है तो 25-26 में ये मेरे को यहाँ प्रमोटर का नाम आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर्स, यानी कि कितने टोटल का कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रखा है और कितने परसेंट चेंज हुआ है, चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ऐसे दिखाते हैं कॉलम को, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि कारों के डिस्क्लोजर क्या क्या देता है। कारों में सिंपल सी बात है, ऑडिटर क्या करेगा, ये आपको चेक करेगा कि वेदर द मनी रेस बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जो आईपीओ में पैसा आपने उठाया था जिस पर्पस के लिए, क्या उस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी आपको एवर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोस आर रेज्ड, यानी कि मैंने आईपीओ में बताया था कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूँगा 200 करोड़ का, मैंने 200 करोड़ का मैंने क्या कहते हैं
हाँ, ठीक है। मैंने एक आईपीओ में बताया था कि मैं 200 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा और 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करूंगा। मैंने 300 करोड़ का आईपीओ निकाल दिया मार्केट में जाके। मैं ये देखूंगा कि 200 करोड़ का कैपिटल ऑडिटर क्या करेगा जब भी अपनी कारों की रिपोर्ट देगा, तो उसमें ये देखेगा कि क्या आपने 200 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाए भी कि नहीं लगाए, यानी कि अपने प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग के ऊपर खर्च भी किए कि नहीं किए। 200 करोड़ के ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर आपने पब्लिक से तो ले लिए, लेकिन वो एक्चुअल में 200 करोड़ लगाए भी कि नहीं लगाए, या फिर 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल में गए भी हैं कि नहीं गए। ये भी चीज़ें ऑडिटर को चेक करके अपनी रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑडिटर चेक करेगा कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट थे, मैं आपको बता रहा था ना ऊपर की प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी कि शेयर इशू टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स को, जो जब ऑफर शेयर करते हैं, वेदर द कंपनी हैज़ मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर, इफ सो वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42, यानी कि सेक्शन 42 का कंप्लाइंस किया है कि नहीं किया, सेक्शन 62 का कंप्लाइंस किया है कि नहीं किया। ये आप ऑडिटर चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट में उसके बारे में डिटेल देगा। सो दैट इज़ फॉर द डे। ये दो कारों की रिपोर्टिंग में सिर्फ दो ही पॉइंट है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। सो दैट इज़ फॉर द डे। प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ऑडिट एक्सेस। थैंक यू वेरी मच।